नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा और हमारे बगल की खिड़की में आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि एक औपचारिकता करनी पड़ती है इसलिए बता देता हूँ। प्रोफेसर साहब आईआईटी जैसी बड़े इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग किया इन्होंने। उसके बाद कई बरस पढ़ाया, इकोनॉमी के बड़े जानकार हैं। आजकल टेलीविजन की हर चैनल की डिबेट में आप इनको देखते होंगे और बहुत मजबूती के साथ खुलेपन से अपनी बातें रखते हैं। इकोनॉमी पर खास इनका मजबूत पकड़ है। आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर साहब, मुझे इकोनॉमी ज्यादा समझता नहीं हूं, आप तो खैर ज्यादा समझते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे कुछ दिनों से इस बात का एहसास हुआ कि देश में केवल मैं इकोनॉमी नहीं समझता, ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं हूं, एक और व्यक्ति भी है। प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं समझते, हम दो लोग नहीं समझते सर, बाकी सब समझते हैं। तो क्या होगा सर इस पे? अभी देश की जो स्थिति है उसमें क्या आप देख रहे हैं इकोनॉमी के बारे में? अस, असल में रिवेन जी, असल में देखिए, इस बात में कोई समस्या नहीं है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती। जैसे मुझे मेडिकल साइंस समझ में नहीं आती, जोलॉजी समझ में नहीं आती, मुझे एंटायर पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आता, मुझे बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, इस बात में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी, देखिए मैं तो ये मानता हूं रवीन जी, ये जो ज्ञान है ये अथाह समुद्र है। और हम लोगों के पास किसी के पास एक बाल्टी पानी है, कि भाई एक लोटा पानी, और हम समझते हैं बड़े ज्ञानी हैं। तो मैं तो मानता हूं मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि देखिए, मुझे तो एक क्षेत्र के छोटा सा ज्ञान है, लेकिन जब मैं रघुराम राजन को सुनता हूं, जब मैं बड़े बड़े फाइनेंशियल विजर्ड्स को सुनता हूं, मुझे लगता है यार मेरी नॉलेज तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जो असली मुद्दा है, देखिए, अगर आदमी ये समझे कि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे सीखना और लोगों से विमर्श करने की आवश्यकता है, तभी आदमी मुवक्कल हो सकता है। लेकिन अगर आदमी ये सोचे कि मुझे हर चीज का ज्ञान है, जबकि उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वास्तविकता में वो ज्ञानी, तभी तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं ना, भगवान के सामने आप जाके क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, मुझे कुछ नहीं आता। भगवान, सब तुम्हें आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके सामने मत्था बिठा के बैठा हूं। तो देखिए, एक बार चाणक्य ने कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। क्योंकि अगर राजा मीटिंग बुलाए और मंत्रियों से कहे अपनी अपनी राय दो, लेकिन ये कह दे कि जो मेरे दिमाग में है वही तुम्हें बोलना है, तो हर मंत्री ये सोचेगा कि राजा क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या है, क्या सुनना चाहता है। जो सुनना चाहेगा वो बोलेगा, राजा निर्णय लेगा, और उसके बाद गलत सलत निर्णय होते रहेंगे। लेकिन अगर राजा कहता है नहीं, निर्भीक होकर बोलो, जो मन में आए बोलो, मुझे क्रिटिसाइज करो, तो उसके बाद हर मंत्री अपनी बात बोलेगा और उसके बाद राजा निर्णय लेगा, और राजा जो निर्णय लेगा वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन वो सबसे, यही लोकतंत्र की मजबूती है, यही उसका बेस है। अब मुश्किल क्या हो गई आज के तारीख में कि रघुराम राजन को रिजाइन करना पड़ा आरबीआई गवर्नर से, उर्जित पटेल को रिजाइन करना पड़ा। अब जो भी गवर्नर आएगा या जो भी मंत्री आएगा, उसको ये सोचना होगा कि महामानव क्या सोच रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि नाले की गैस से स्टोव जलाया जा सकता है, तो मना तो कर नहीं सकता। वो भी अपना स्टोव लेके बैठ जाएगा नाली के ऊपर, चाहे गैस निकले न निकले, एक पाइप दूसरी तरफ अपने सिलेंडर से लगा देगा, लेकिन कहेगा कि मोदी जी ठीक कह रहे हैं। वो कहेंगे कि साहब, वो अगर आप फाइटर प्लेन आपके जा रहे हैं, बादल होगा तो उसे पकड़ नहीं रडार पाएगा, तो सारे मंत्री कहेंगे हाँ साहब बिल्कुल हाँ। भाई, इंदिरा जी का पराभव क्यों हुआ 74-76 में? इमरजेंसी लगा दी, पत्रकारों को नहीं सुना, जनता की आवाज नहीं सुनी, और जब तक सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो देखिए, ज्ञान जो है ये बहुत हर आदमी का संकुचित है, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ेगा और दूसरों से सीखना पड़ेगा। और मैं तो रविंद्र जी, जब टीचर रहा, अध्यापन मैंने किया, तो पहले सेशन में मैंने अपने बच्चों से ये कहा कि देखो, मेरे को चैलेंज करना क्लास में, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आंख मूंद के स्वीकार मत करना। अगर न्यूटन के सिर के ऊपर सेब गिरा, भाई हजारों लोगों के सिर पे गिरा होगा सेब, ऐसा थोड़ी पहली बार सेब गिरा और न्यूटन के सिर पे गिरा। लेकिन न्यूटन ने सोचा मेरे सिर पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, तब लॉ ऑफ ग्रेविटी का वो हो गया। तो जब तक पुरानी भावनाओं को आप चैलेंज नहीं करेंगे, थ्योरीज को चैलेंज नहीं करेंगे, तो विकास कैसे होगा? तो इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा प्रमोट करता था। अब मुश्किल क्या हो गई आज के तारीख में, कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस आपके पास हो तो मुझे भिजवा दीजिएगा, मुझे नहीं पता उसमें पढ़ाया क्या जाता है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो बहुत सारे लोगों ने मुझे दिया, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का अभी तक सिलेबस मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कोई अगर दे देगा, देखूंगा उसमें क्या पढ़ाया जाता है।
वो तो डिग्री भी आज तक किसी को मिली नहीं सर, एक ही व्यक्ति को मिली। नहीं, विलक्षण है ना, इसका माने कोई खास चीज होगी, एक आदमी के लिए बनी होगी, एक ही आदमी ने पढ़ी होगी, एक ही ने पढ़ाया होगा, कोई सहपाठी भी नहीं होगा, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, तो विलक्षण ही चीज विलक्षण ही लोग करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर मैं अगर इकोनॉमी की बात करूँ आज के दौर में, बहुत हम लोग सुन रहे हैं कि भाई आर्थिक संकट है, तूफान है, सुनामी है और बहुत नुकसान लोगों का हो सकता है। तो इसको थोड़ा-सा अगर सरलीकरण करके आप हमारे दर्शकों को बता दें कि भाई इसका मतलब क्या है? आम आदमी के जीवन पर क्या असर होगा? और क्या सरकार की गलत नीतियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? अगर आप बता पाएँ। देखिए रविंद्र जी, अगर मान लीजिए आपके घर की आमदनी है 1 लाख रुपए और आपका खर्चा है 80,000 रुपए, तो 20,000 रुपए महीने बचाते हैं ना आप। अब 20,000 में आप सोचते हैं एफडी में लगाऊं या शेयर मार्केट में लगाऊं या कहां सोना खरीदूं, जो भी मनाए आप करते हैं, 20,000 बचाते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी हो 1 लाख और खर्चा हो 1.5 लाख, तो आप क्या करेंगे? 50,000 की लोन। व्यवस्था करेंगे ना, लोन जी। लेंगे। अच्छा, अगर आपने 5 करोड़ का लोन ले लिया, आपकी इनकम है 1 लाख, खर्चा है 80,000 और आपने 5 करोड़ का लोन ले लिया, लेकिन 5 करोड़ का लोन लेने के बावजूद आपकी इनकम 1 लाख रही, अब आप डेट ट्रैप में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएँगे। क्योंकि 5 करोड़ में आपको 5 लाख रुपए साल तो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 1.5-2 लाख का प्रिंसिपल देना पड़ेगा। तो ये जो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना पड़ेगा, आप कैसे देंगे? क्योंकि आपकी इनकम तो 1 ही लाख है और खर्चा 80,000 पहले था और ये 70-80 हजार रुपए और आ गया, तो आप डेट ट्रैप में आते जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है या बिजनेसमैन क्या करते हैं? हमने एक किस्सा सुना होगा सुभिक्षा का। बहुत बड़ी एक चेन थी, रिटेल चेन, जैसे बिग बाजार था, बहुत बड़ी चेन थी और शहर शहर गांव गांव उसके स्टोर्स थे। और ये एक हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है जो मैंने पढ़ाया है, बहुत लंबे समय तक पढ़ाया, उसको कहते हैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट। टर्न अराउंड मैनेजमेंट का मतलब जो कंपनियां सिक हो जाती हैं उनको कैसे हेल्दी बनाया जाए। ओह! जैसे आदमी बीमार होता है, उसे डॉक्टर के पास जाता है, उसे इलाज करता है, वैसे ही जो कंपनियां सिक हो जाती हैं उनको एक्सपर्ट्स होते हैं जो उन कंपनियों को टर्न अराउंड करके हेल्दी बनाते हैं। सबसे पहला साइन जो होता है सिकनेस का इंडस्ट्री के अंदर, वो होता है जब आपकी इक्विटी डेट रेशियो डिटोरिएट होने लगे। मतलब आपकी आमदनी है 1 रुपए और लोन ले रखा है 1 रुपए का, तो इसका माने आपका 1:1 का मामला चल रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम इक्विटी तो हो, आपकी जो आपने पैसा लगाया वो तो 1 रुपए का लगाया और लोन ले रखे हैं 10 रुपए के, और अगले साल ले लिए 12 रुपए के लोन, फिर ले लिए 15 के, फिर ले लिए 20 के। इसका मतलब यह है कि जो आप नए लोन आपके बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि पुराने लोन आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, उसको वापस करने के लिए नए लोन ले रहे हैं। नए लोन। ये डेट ट्रैप है। अब आप सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में करीब 50 लाख करोड़ का लोन था हमारा, जीडीपी ग्रोथ हमारी करीब 7% की थी। अब हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो गई और लोन 250 लाख करोड़ के हो गए। बिल्कुल, देखिए 5 गुना बढ़ गए। इसका मतलब है कि नए लोन आप पुराने लोन को रिपे करने के लिए ले रहे हैं, आप डेट ट्रैप में हैं। और ये डेट ट्रैप में कैसे निकलेंगे? जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम बढ़ नहीं रही, आप तो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जीएसटी लगा रहे हैं, उसमें टैक्स लगा रहे हैं। 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट होता है, 50,000 करोड़ का तो केवल इंपोर्टेड आइटम्स पे जीएसटी लगा के हो जाता है। माने चाइना से इंपोर्ट करते हैं, विदेश से इंपोर्ट, अच्छा वो भी इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करते चले जा रहे हैं। आप अपने देश के लोगों से तो जीएसटी वसूल रहे हैं, टोल तो वसूल रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे तो वसूल रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्टेड चीज है उसमें जीएसटी, वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे। तो महाराज इतने बड़े ट्रैप में हैं हम, और रुपया कमजोर होता जा रहा है। अब रुपया कमजोर होने का सबसे मुख्य कष्ट है वो ये है, मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए डॉलर में उधार, अमेरिका से 100 रुपए लिए, और उस समय की कीमत थी 50 रुपए। अब वो 100 रुपए जो आपने लोन लिया वो रिपे करते 100 रुपए, लेकिन क्योंकि 50 रुपए 100 रुपए हो गए, डबल हो गए, रुपया वीक हो गया, अब आपको 100 की बजाय 200 वापस करने पड़ेंगे और 200 में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे देंगे? अच्छा, जितना ज्यादा आप लोन लेंगे, जितना ज्यादा करते जाएंगे, उतना ज्यादा रुपया कमजोर होता जाएगा। अच्छा, ये विदेशी निवेशक समझ गए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्होंने अपने शेयर मार्केट में 3-4 लाख करोड़ का माल 3-4 साल में बेच दिया। अब जो डॉलर निकाल लेंगे तो रुपया तो कमजोर हो ही जाएगा। तो जितना ज्यादा
रुपया कमजोर होगा उतना ज्यादा विदेशी माल बेचेंगे, और जितना ज्यादा विदेशी माल बेचेंगे उतना ज्यादा रुपया कमजोर होगा। तो आप ट्रैप में आ गए, अब निकलिए ट्रैप से। लेकिन उसके लिए हिंदू मुसलमान नैरेटिव है, फिर उसके लिए महामानव हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो सब आप नैरेटिव चलाते रहे। लेकिन अब तिलचिट्टा पार्टी भी बन गई है, मैंने भी ज्वाइन कर ली है, तो हम भी तिलचट्टे हैं। हम देखते हैं हमें कौन, हम दीमक चाट जाएंगे, दीमक हमें चाटेगी या हम दीमक को चाटेंगे, यही संघर्ष